हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए, नमस्कार। विद्युत धारा का सेलों का संयोजन। आज हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में भी दो स्थिति है। पहला है जब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हमारा समान। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m सेल ले लेते हैं, जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है। अब प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हम करेंगे क्या जी, सबके धन ध्रुवों को एक पास और सबके ऋण ध्रुवों को एक साथ कन्फर्म। मतलब सभी सेलों के धन ध्रुवों को एक साथ और सभी के ऋण ध्रुवों को एक साथ जोड़ देंगे, और ऐसा करने से जो क्रम होता है वो हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ हम n सेल लिए हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है, और सबको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। चूंकि समांतर क्रम में हम पीछे ही पता है कि समांतर क्रम में ये सभी सेल दो बिंदुओं के ही बीच लगे, बिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। सभी पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी nवां सेल भी ए और बी के बीच ही लगा है, इसलिए सबका विद्युत वाहक बल समान होगा। और सबका विद्युत वाहक बल समान है तो यहाँ पहला सेल मान लेते हैं कि ऐसे इससे बहने वाली धारा I1 है जो ए पर आ रही है, दूसरे सेल से बहने वाली धारा I2 है जो ए पर आ रही है, फिर तीसरे से आ रही है, फिर nवें सेल से भी धारा आई। इस तरह इन सभी सेलों की जो धाराएं हैं वो ए पर जुट करके किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली बहुत सी धाराएं हैं, और यहाँ से निकलने वाली एक धारा है। तो ये सभी धाराएं मिलकर एक धारा का निर्माण कर देंगी जो ये बाहरी परिपथ में प्रवाहित है। क्योंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, हमें पता है कि सब एक ही बिंदु के बीच है, ए और बी के बीच है, तो इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा वह एक सेल के विद्युत वाहक बल के ही बराबर है। बात क्लियर? क्योंकि सेल सभी किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा वह एक सेल के विद्युत वाहक बल के ही बराबर होता है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल वह हो जाएगा E। अब सेल चूंकि श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट कितने हैं, तो n सेल है। कितने सेल हैं, n सेल है, तो ये हो जाएगा 1/r डैश इजिकल टू n/r, या r डैश इजिकल टू स्मॉल r/n। बाहरी परिपथ में हमारा जो प्रतिरोध है वो R है, तो कुल परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, अर्थात R/n प्लस कैपिटल R, मतलब R प्लस n कैपिटल R/n। अब इस परिपथ में हम धारा निकालते हैं।
क्योंकि पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल जो है आपको पता होगा जो ई है, कुल इस परिपथ का जो प्रतिरोध है स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर एन है, तो परिपथ की धारा हो जाएगी आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। यहाँ से कुल विद्युत वाहक बल ई, कुल प्रतिरोध यहाँ निकाल चुके हैं, तो हमारा हो गया ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर बाई एन, एन चला जाएगा ऊपर, तो एन ई बाई आर प्लस एन कैपिटल आर। ये हो गई बाहरी परिपथ में बहने वाली धारा, यानी कि इस बाहरी जो प्रतिरोध है आर है, इसमें धारा हमारी बहेगी आई इक्वल टू एन आई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन आर। अब इस धारा के अधिकतम होने की स्थिति क्या है, कैसे कैसे हो सकती है, तो इसकी दो स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति में हम ये मानते हैं कि यदि आर मच स्मॉलर देन कैपिटल आर, तो उस स्थिति में आर टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो। तो जब आर टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो परिपथ की धारा हो जाएगी आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, क्योंकि आर जीरो हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई हो जाएगा ई बाई आर कैपिटल आर। ये हमको क्या बता रहा है, ई बाई कैपिटल आर ये बता रहा है कि इस परिपथ की जो कुल धारा है वह एक सेल की धारा के ही बराबर आ रही है। तो अगर इस परिपथ की कुल धारा एक सेल के धारा के बराबर आ रही है, तो हमें इन एन सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। अर्थात कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम हो, यानी बाहरी प्रतिरोध की अपेक्षा लगभग नगण्य हो, तो उन सेलों को हमको समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर 100 सेल भी जोड़ देंगे तो हमको धारा केवल एक सेल के बराबर मिलेगी। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति अब मान लेते हैं कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहरी सेल के प्रतिरोध से ज्यादा है, अर्थात आर मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस स्थिति में हो जाएगा कैपिटल आर टेंड्स टू जीरो। तो जब कैपिटल आर टेंड्स टू जीरो तो परिपथ की धारा आई इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर होगी, क्योंकि एन आर जीरो हो जाएगा। तो यह स्थिति क्या बता रही है कि आई बराबर एन ई बाई स्मॉल आर। यहाँ पर स्थिति हमारी ये आ गई कि जो परिपथ की धारा है वह एक सेल की धारा, एक सेल की धारा कौन है, तो ई बाई आर है। तो ई बाई आर का एन गुना आ रहा है, तो हमें, और यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आई जो आया था वह एक सेल के बराबर आया। यह क्यों हुआ, इस कंडीशन में हमने जाना था, ये देखा था कि अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तो उन सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें केवल एक सेल के बराबर ही धारा मिलेगी। तो लिहाजा जो है उन ऐसे सेलों को हमको समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम हो। रीजन क्या है कि ऐसा करने से जो परिपथ की धारा होगी, परिपथ में जो धारा बहेगी वो केवल एक सेल के बराबर धारा बहेगी। तो हम दूसरी स्थिति में आए तो हमने देखा कि सेल ऐसे हों जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। तो जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अधिक हो
तो बाहरी प्रतिरोध लगभग 0 के हो जाएगा। और उस कंडीशन में देख रहे हैं कि धारा जो आ रही है वह एक सेल की धारा है, E/r एक सेल की धारा है और उसकी n गुनी आ रही है। तो यहाँ से यह भी स्पष्ट हमारा हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, उनको हमें समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। उनको समांतर क्रम में ही जोड़ करके अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, शेयर करें। कहीं से कोई परेशानी हो वीडियो को एक बार और देखें, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आते हैं फिर हम लोग देखते हैं। एक बार सबका स्वागत फिर से। सेलों का संयोजन दूसरी स्थिति क्या है? पहले बार में हम लोगों ने देखा कि जब सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एक समान था। अब हम देखते हैं कि जब सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो और सेलों के विद्युत वाहक बल भी अलग अलग, तो ऐसे सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो परिपथ में कुल धारा कैसे आएगी, किस तरह से निकालेंगे। तो चूंकि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है वह E1 है या E2 है या E3, क्योंकि A और D के बीच में पहला यह भी सेल लगा है, यह भी लगा है, यह भी लगा है, सभी सेल लगे हैं, सबके विद्युत वाहक बल अलग अलग है। तो हम परिपथ का विद्युत वाहक बल यह नहीं कह पाएंगे कि यह E1 होगा या E2 होगा, E3 होगा। तो जब ऐसा नहीं है तो हमें इसमें इस परिपथ में धारा कैसे आएगी, कितनी बहेगी, तो इसके लिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। क्या नियम है द्वितीय नियम? कि किरचॉफ ने बताया कि यदि कोई बंद पास हो, कोई बंद पास, जैसे मान लीजिए एक ये रास्ता है, ये पथ है ABCDE1A। इस वाले पथ पर ध्यान रखोगे। इस पथ में हमारा क्या क्या है ये ध्यान रखना। तो इस पथ में, इस रास्ते में एक धारा I बह रही है जो R में बह रही है, फिर यह धारा आगे चल के इस यहाँ I1 में बट गई है जो यहाँ से बह रही है। तो यानी कि इस पाथ में दो धारा दिख रही, एक I1 दिख रही है और एक I दिख रही है। I1 R1 में प्रवाहित हो रही है, इसमें बह रही है, और जो I है वो R में बह रही है। और क्या इसमें दिख रहा है? तो इस पाथ में, इस बंद पास में एक सेल भी लगा है जिसका विद्युत वाहक बल E। तो किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में ये बताया कि अगर कोई बंद पास हो, कोई बंद पास हो, तो उस पास में जितने प्रतिरोध लगे हैं उनमें बहने वाली संगत धाराओं का गुणनफल उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर है। तो हम अगर पहला पास देखें, पास ABCDE1A, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो धाराएं हैं। I1 है जो R1 में बह रही है, I जो है R में बह रही है। तो पास में लगे विद्युत वाहक बल, जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा, ये संगत प्रतिरोध और संगत धाराओं के गुणनफलों के योग के बराबर होगा। तो I1 R1 प्लस I1 R1 प्लस IR। अब ये और ये टोटल योग जो होगा, इस पास में जो विद्युत वाहक बल लगा है, जो सेल लगा है, तो एक सेल लगा है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। तो यहाँ से देखिए हम, तो I1 R1 बराबर E1 माइनस IR, या I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR बटा R1। यह हो गया पहले पास।
दूसरे पास का इसी तरह से हो जाए। दूसरा पास कौन होगा? ए बी सी डी ई टू ए, ए बी सी डी ई टू ए। दूसरे पास की धारा अब हम इसी तरह निकाल सकते हैं कि I2 बराबर E2 माइनस IR बटे R2। इसी तरह तीसरे पास में, तीसरा पास कौन है? तो ए बी सी डी E3 ए, इस रास्ते से इसमें धारा आ रही है, तो I3 हो जाएगा E3 माइनस IR बटा R3। इसी प्रकार अगर n सेल जुड़े हों तो IN हो जाएगा EN माइनस IR बटा RN। इतनी बातें कन्फर्म। पहले पास में हमने देख लिया, पहले पास के अनुसार दूसरे तीसरे चौथे n पास में बहने वाली धाराओं को हमने निकाल लिया। अब हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार से तो इन पासों में बहने वाली धारा निकल गई कि इस वाले में I1 धारा बही, इसमें I2, इसमें I3, इसी तरह n वाले में IN धारा बही। अब हम जानते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि ये सभी धाराएं आकर के बिंदु A पर मिल रही हैं और यहाँ से ये सब मिल करके एक धारा का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रथम नियम से I I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट IN, ये हमारा हो जाएगा पूरे परिपथ में बहने वाली धारा। तो I1 क्या है? E1 माइनस IR, E1 माइनस IR बटे R1। दूसरा हो गया E2 माइनस IR बटा R2, E3 माइनस IR बटा R3। इसी तरह यनवा पर हो जाएगा EN माइनस IR बटा RN। अब सब में से कॉमन कर लेते हैं या यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। E1 अपान R1 माइनस IR अपान R1, E2 अपान R2 माइनस IR बटा R2 प्लस डॉट डॉट EN बटा RN माइनस IR बटा RN। कन्फर्म? क्योंकि R1 इन दोनों का बटा है तो हमने अलग अलग कर दिया। विद्युत वाहक वालों को एक पुष्ट में कर लेते हैं। तो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 डॉट डॉट EN अपान RN। साथ ही साथ अब यहाँ से कैपिटल R वालों को ये साथ करें तो सब में से देख रहे हैं कॉमन है माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह माइनस मिलेगा। साथ ही साथ IR यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो IR कॉमन कर लिया तो बच गया क्या चीज़? यहाँ पर बच गया 1/R1, यहाँ हो गया प्लस 1/R2, 1/R3 डॉट डॉट 1/RN। I की वैल्यू आ गई। अब इस क्योंकि यहाँ भी I दिख रही है, यहाँ भी I है, तो इसको पक्षांतर करके हम लोग इधर लाते हैं। तो जब इधर लाएंगे तो जो माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा तो होगा क्या चीज़? I प्लस I कैपिटल R 1/R1, 1/R2 डॉट डॉट 1/RN बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 डॉट डॉट EN अपान RN। दोनों में से कॉमन निकालने थे, दोनों में I कॉमन है तो I बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं। यहाँ हो गया 1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/RN बराबर
E1/R1 E2/R2 En/RA। अब हमको धारा चाहिए, तो I इजिकल टू, अब ये टोटल टर्म उठा के इसमें भाग दे देते हैं, तो हो गया E1/R1 E2/R2 En/Rn पूरे का बटा 1 प्लस कैपिटल R 1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn। यह हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन की वह धारा जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, उनकी आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। तो लाइक ज़रूर और शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करेंगे ताकि सबको लाभ मिल सके। आप लोग का कमेंट लाइक हमें एक मोटिवेशन पैदा करेगा हमें आगे करने काम करने के लिए। और साथ साथ में ये भी आप लोग नीचे ज़रूर बताइए कि बताई गई जो भी बातें हैं वो आपको क्लियर हैं, नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ बता सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपको बताना है कर सकते हैं। लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।